नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। हरिद्वार में मिली बीजेपी को बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी ब्लॉक प्रमुखों को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश संगठन की मेहनत के बलबूते और क्षेत्र की जनता के विश्वास पर बीजेपी ने हरिद्वार जिले की महत्वपूर्ण सभी पदों पर जीत दर्ज की है। हरिद्वार क्षेत्र की महान जनता को उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सारे ही ब्लॉकों में सारे प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र प्रमुख सभी पर एक तरफा विजय मिली है। उसके लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, वहाँ के हमारे स्थानीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी पूरे जिले की पूरी टीम, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक परिश्रम से वहाँ की महान जनता एक वहीं देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर से लागू होगी नई नीति। तो बड़ी खबर देहरादून से, उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर से नई नीति को लागू कर दिया जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री नीति की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम पूरा। तो उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो 16 अक्टूबर से उच्च शिक्षा में नई नीतियां शुरू कर दी जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री नीति की शुरुआत करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे से जुड़ गए हैं। अभय, उच्च शिक्षा जो नई नीतियां है उच्च शिक्षा में, वो 16 अक्टूबर को लागू होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? तो देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर से नई नीतियां शुरू होने वाली हैं। तो देहरादून वासियों के लिए काफी बड़ी ये खबर। उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर से नई नीतियां शुरू होने वाली है, लागू होने वाली है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस नीति की शुरुआत करेंगे। साथ ही ये कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर जो कार्यक्रम आयोजित होगा वो मुख्यमंत्री आवास पर किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली है। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और 16 अक्टूबर को नई नीतियां लागू हो जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर से नई नीतियां लागू होने वाली है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसकी शुरुआत कर देंगे। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है शिक्षा मंत्री करेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस नीति की शुरुआत करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर से नई नीतियां जुड़ने वाली हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकता है कि अब उत्तराखंड में भी जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग में भी ये नई नीति यहाँ पर लागू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो इस नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू करने जा रहा है, क्योंकि जो प्राथमिक जो शिक्षा है, जो राज्य शिक्षा, उस पर पहले ही राज्य अपनी सहमति यहाँ पर दे चुका, उस नीति को यहाँ पर लागू कर चुका है। अब उच्च शिक्षा में भी इस नीति को लागू करने की यहाँ पर योजना बनाई दी गई है, जिससे 16 अक्टूबर को कह सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत यहाँ पर करेंगे। तो ये बड़ा ये कह सकता है कि बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि के रूप में राज्य सरकार के पास है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, उन सब चीजों को लेकर बिल्कुल बिल्कुल अभय, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। काफी विकास के पंख जो है उत्तराखंड में लग रहे हैं। तस्वीर बदलती जा रही है उत्तराखंड की, क्योंकि साइंस सेंटर भी शुरू होने वाला है। साथ ही आज जो है ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 16 अक्टूबर से नई नीतियां शुरू होने वाली है। तो कार्यक्रम को लेकर कहा जा रहा है पूरी तैयारियां कर ली गई है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 16 अक्टूबर को जब वो देहरादून पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर उनके पहले पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ वहां पर मुलाकात होगी।
और उसके बाद इस नीति का एक कार्यक्रम का आयोजन वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया। दोपहर के समय कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में इस उच्च शिक्षा विभाग में इस नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया जाएगा। बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड को जिस प्रकार से शिक्षा का हब कहा जाता है, जैसे शिक्षा को लेकर यहाँ पर इंतजार रहती है, जो काम यहाँ पे किया जाता है, तो उसमें नई शिक्षा नीति बड़े क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पर ला सकती है और आने वाले दिनों में उसके जो दूरगामी जो परिणाम होंगे, जो राज्य हित के कहे जा सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव वाले कहे जा सकते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद सीधे तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री आवास। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉजिस्टिक रैंकिंग उत्तराखंड संस्कृत राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। तो बड़ी खबर और खुशी की खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो लॉजिस्टिक रैंकिंग उत्तराखंड संस्कृत राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको लेकर जो है लीड 2022 की रैंकिंग भी जारी कर दी है। तो निर्यात को सुगम बनाने के लिए लॉजिस्टिक सुधार में राज्यों ने कई प्रयास किए हैं। तो रेल, सड़क, टर्मिनल, वेयर हाउस का अवस्थापना विकास में बेहतर काम किए गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय, काफी खुशी की खबर है क्योंकि लॉजिस्टिक रैंकिंग उत्तराखंड संस्कृत राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। लॉजिस्टिक रैंकिंग जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, उस रैंकिंग में उत्तराखंड को यहाँ पर 6 राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। उत्तराखंड के लिए बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो विकास और अवस्थापना विकास से जो लगातार काम कर रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं चाहे वो रेल मार्ग से जुड़े हों, सड़क मार्गों से जुड़े हों, टर्मिनल से जुड़े हों, या फिर दूसरे जो अवस्थापना विकास के जो काम हो, उसमें जिस दिशा में उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है, लगातार काम कर रहा है, उसी का सफल परिणाम है कि आज उत्तराखंड राज्य को लॉजिस्टिक रैंकिंग में यहाँ पर 6 राज्यों में शुमार कर लिया गया है। और ये आने वाले समय में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य के लिए बड़ा एक क्रांतिकारी निर्णय। तो उत्तराखंड के लिए किस तरह से बड़ा बदलाव लाएगा? बिल्कुल, उत्तराखंड से ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चाहे कृषि का क्षेत्र हो या फिर दूसरे बागवानी से संबंधित क्षेत्र हो, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो उत्पाद है वो निर्यात किया जाने लगा, उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो निर्यात होगा और बढ़ावा नजर आएगा क्योंकि उस निर्यात नीति में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब तक जो पाबंदियां थी, जो प्रतिबंध थे, वो और कम यहाँ पर हो जाएंगे, उन सब शिथिलता यहाँ पर मिलेगी और विकास के जो स्थापना विकास के जो काम है उससे इन उत्पादों को बढ़ाने में यहाँ पर और सहायक सिद्ध होंगे। तो उत्तराखंड में कह सकते हैं कि लगातार इस दिशा में काम यहाँ पर हो रहे हैं और उसके जो सफल परिणाम है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। यही वजह रही कि उत्तराखंड रैंकिंग में 6 राज्यों की श्रेणी में शुमार हुआ है। जी चलिए, अब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो देहरादून से ही आ रही है। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल राजस्थान के लिए रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल राजस्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आयोजित सालाना 2 दिवसीय सम्मेलन में वो प्रतिभाग करेंगे, उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से ऊर्जा सेक्टर में सुधार जैसे समसामयिक प्रासंगिक बिंदुओं पर विमर्श भी किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। शासन में ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। तो 14 और 15 अक्टूबर को आयोजित होगा ये सम्मेलन। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल राजस्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अभय, राजस्थान के लिए कैबिनेट मंत्री रवाना हो गए हैं, कितना खास ये उनका दौरा बताया जा रहा है? तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल राजस्थान के लिए रवाना हुए हैं। खास जो है काफी खास ये दौरा उनका बताया जा रहा है। तो राजस्थान के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आयोजित सालाना 2 दिवसीय सम्मेलन में वो प्रतिभाग करने वाले हैं। तो उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व भी करेंगे वो। तो साथ ही मुख्य रूप से ऊर्जा सेक्टर में सुधार जैसे समसामयिक प्रासंगिक बिंदुओं पर भी विमर्श किया जाएगा। तो साथ ही शासन में
ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। तो 14 और 15 अक्टूबर को ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। तो अभय, कैबिनेट मंत्री राजस्थान के लिए रवाना हुए हैं, कितना खास ये दौरा? टिपिकल ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आज से 2 दिवसीय जो राजस्थान में जो सम्मेलन होना है, सेमिनार होना, उसके लिए वहां पर गए। उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व वहां पर करेंगे और जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में काम किए जाने हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में काम होना है, उसका लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे, राज्य की तरफ से अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में और जो विकास की जो योजना है वो यहाँ पर आ सके और उत्तराखंड राज्य में जो परियोजनाएं बन रही है उनमें जिस प्रकार से कई चीजें जो बाधक यहाँ पर बन रही है उसको कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है, उसका समाधान कैसे निकाला जाता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इस ये कह सकते हैं कि 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रमुख अपना उद्बोधन देने के लिए वहां पर आएंगे, उनका भाषण वहां पर होगा और उनके साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर होगी। राजस्थान के उदयपुर शहर में सम्मेलन हो रहा है 2 दिवसीय, जिसमें सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ पर होंगे। उत्तराखंड राज्य से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है, उनके साथ ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम इसमें होंगे और उनके साथ सभी यहाँ से यहाँ पर पेश किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है और कैसे वैकल्पिक जो ऊर्जा है उस दिशा को लेकर बढ़ने का काम यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। जी अभय, क्योंकि ऊर्जा की अगर बात की जाए, काफी ज्यादा समस्या एक तरह से उत्तराखंड में बड़ी समस्या के तौर पर इसे देखा जाता है और बड़ी समस्या ये चल भी रही है। तो क्या कहा जाए, कैबिनेट मंत्री के सम्मेलन में शामिल होने के बाद कितना बदलाव और कितना फायदा उत्तराखंड वासियों को मिलेगा? टिपिकल उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा बदलाव तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से क्षेत्र ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य काम यहाँ पर कर रहा है उसके लेकर नए आयाम यहाँ पर बनाए जाएंगे। यानी जो चीजें अभी तक नहीं हो पाई है उन सब चीजों को करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि राज्य सरकार के जो प्रयास है उन प्रयासों को केंद्र सरकार की सराहना यहाँ पर मिल सके, केंद्र सरकार उसको मदद कर सके ताकि उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों के लिए भी वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर दे सके। तो उत्तराखंड राज्य कोशिश यही कर रहा है कि जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा सौर ऊर्जा का जो सेक्टर है उस सेक्टर में भी यहाँ पर काम करने के प्रयास यहाँ पर करा ताकि नए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत यहाँ पर स्थापित हो सके, जनता को पूरी राहत यहाँ पर मिल सके। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति का दोहन ये कह सकते हैं कि जब विद्युत परियोजनाओं की जरूरत है, तो ऐसे में आगामी भविष्य में जो वैकल्पिक ऊर्जा के जो विकल्प हैं उस विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य अभी से इसकी शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। उन सब चीजों का जिक्र जरूर इस सम्मेलन में यहाँ पर होगा। उत्तराखंड राज्य कैसे आगे बढ़ेगा उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। जी अभय, आप हमारे साथ बने रहिए। अभय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जो जमरानी बांध परियोजना की फंडिंग को मंजूरी मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो बड़ी खबर देहरादून वासियों के लिए, जमरानी बांध जो है उसकी परियोजनाओं की फंडिंग को मंजूरी मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं बताई जा रही है कि आज बांध को लेकर जो इसकी परियोजना है उसको आज मंजूरी मिल सकती है, उसकी फंडिंग को मंजूरी मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ये व्यवस्था होनी है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा, यानी कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होने वाली है जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय, आज जमरानी बांध परियोजना की फंडिंग को मंजूरी मिल सकती है। जमरानी बांध उत्तराखंड में देहरादून के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि जमरानी बांध के बनने से कह सकते हैं कि देहरादून और उसके आसपास के जो गांव हैं उन गाँवों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। इसी दिशा में कह सकते हैं कि आज इस जमरानी बांध के जो प्रोजेक्ट है इस परियोजना में किस प्रकार से बजट दी जानी है, जो फंडिंग है उस फंडिंग को यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। लगभग अभी तक ये कहा जा सकता है कि 2584 करोड़ के बजट इस बांध को बनने में, यहाँ पर परियोजना बनने में लगना है। तो उन सब चीजों की कोशिश यहाँ पर रहेगी और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो राज्य सरकार है वो इस परियोजना को शुरू करने की कवायद यहाँ पर कर रही है। केंद्र सरकार की जैसे मंजूरी यहाँ पर मिलेगी उसको लेकर यहाँ पर फिर आगे पर इस परियोजना को बढ़ाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से इस बांध को बनाने का जो बजट है उस बजट को स्वीकृत करने की कोशिश राज्य सरकार यहाँ पर कर रही है और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से खासतौर पर देहरादून
लेकिन बिहार से ये बांध का बनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से की बातें हैं, जो पानी की समस्या है, जो गर्मियों के दिनों में आमतौर पर देखने को मिलती है, तो इस बांध के बनने से वो समस्या यहाँ पर दूर हो ठीक है, अब पाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय। तो उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। तो सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री, विधायक और सांसदों से भी आज मुलाकात होगी उनकी। कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो 4 दिवसीय दौरे पर संगठन की नब्ज भी टटोलने का काम करेंगे वो। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो अभय, आज जो है 4 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय। तो उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। तो सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री, विधायक और सांसदों से भी आज उनकी मुलाकात होने वाली है। कई मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। तो 4 दिवसीय दौरे पर संगठन की नब्ज भी टटोलने का काम करेंगे वो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो देहरादून से ही आ रही है। तो प्रदेश के 364 स्कूलों में 425 शिक्षक छुट्टी पर मिले थे। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। तो जिस दौरान शिक्षक जो है छुट्टी में मिले हैं, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। तो प्राथमिक विद्यालयों में 6000 से ज्यादा बच्चे अनुपस्थित भी दिखाई दिए। तो निरीक्षण में कई विद्यालयों में बच्चों को दूध तक नहीं दिया जाता है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 364 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया है। तो 364 स्कूलों में 425 शिक्षक छुट्टी पर मिले अधिकारियों को। तो अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। तो वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का मामला, तो हत्या की साजिश के मामले में एसआईटी गठित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का ये मामला है पूरा। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का मामला, तो साजिश के मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। तो 6 सदस्य एसआईटी मामले की अब जांच करेगी। तो एएसपी एसटीएफ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। तो एसआईटी में 1 सीओ, 4 इंस्पेक्टर को शामिल भी किया गया है। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिल गई है। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनाया जाएगा। तो रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी में करीब 5.5 किलोमीटर पैदल मार्ग के नव निर्माण की अनुमति दे दी गई है। तो हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए बोर्ड की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो आर के सुधांशु का ये कहना है कि बोर्ड की अनुमति की जरूरत नहीं है। हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाया जा रहा है उसके लिए बोर्ड की अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। तो आर के सुधांशु ने ये कहा है। तो इसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही स्वीकृति दे रखी है। तो देहरादून से बड़ी खबर, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे को मंजूरी दे दी गई है बैठक में। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए अब करीब 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। तो रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी में करीब 5.5 किलोमीटर पैदल मार्ग के नव निर्माण की अनुमति भी दे दी गई है। तो हेमकुंड साहिब अगर रोपवे की बात की जाए तो आर के सुधांशु का कहना है कि हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए बोर्ड की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
तो वहीं देहरादून से अगली बड़ी खबर, टाइगर सफारी के निर्माण की आड़ में अनियमितता के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा को असम से किया गया है गिरफ्तार। तो विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में पूर्व डीएफओ समेत कई पर केस भी दर्ज किए गए हैं। तो अधिकारियों के खिलाफ राज्य में कई मुकदमे भी दर्ज है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। तो वन विभाग ने टाइगर सफारी बनाने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया था। तो 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बाड़ों का निर्माण के साथ ही कई कदम भी उठाए जाएंगे। तो कई काम भी किए जाएंगे। तो 2019 में टाइगर सफारी के नाम पर काटे गए थे जिम कॉर्बेट में पेड़। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, क्या है पूरी खबर? देखिए, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एक मामला था जिसमें बकायदा जो है टाइगर सफारी के आड़ में तमाम पेड़ों को काट दिया गया था, जिसको लेकर जो है एक टीम के द्वारा वहां का निरीक्षण किया था। तमाम जो है लापरवाहियां मिली थी, जिसके बाद जो एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बकायदा अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। इसको लेकर जो पहले ही जो पत्राचार है वो पूरा कर लें, अन्यथा की स्थिति में उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इस पूरे मामले में ढील बरतेगा। क्योंकि केंद्र से जो टीम आई थी उसके द्वारा टाइगर सफारी के नाम पर जो पेड़ों का कटान हुआ उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में तमाम जो है खामियां पाई गई थी, जिसके बाद जो है पूरा मामला जो है दर्ज किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो टाइगर सफारी के निर्माण की आड़ में अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा को आसाम से गिरफ्तार किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।